नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष करके यह वीडियो क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो लगातार इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि जो भी पॉइंट हम बतलाने जा रहे हैं यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाला है। एक दो दिन पहले समाचार पत्र में एक खबर आई थी क्या 70वीं बीपीएससी के प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा वो 69वीं बीपीएससी की तुलना में काफी अधिक होगा। ना केवल 69वीं बीपीएससी बल्कि अन्य स्टेट पीसीएस की तुलना में इसका स्तर जो है वो कठिन रहने वाला है। इस न्यूज को सुनकर बहुत सारे छात्र विचलित हो गए। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स 70वीं की तैयारी में लगे हुए थे उनके मन में तरह तरह का सवाल उठने लगा। बहुत सारे बच्चे तो फोन भी किए कि सर किस प्रकार का स्तर रहेगा, हमारी तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की खबरों से विचलित नहीं होना है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन का स्तर बढ़ रहा है तो हम लोगों को भी अपने तैयारी का स्तर बढ़ा लेना चाहिए। हम लोग का भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो तरीका है उसको बढ़ा लेना चाहिए। अगर आप विचलित हो जाएंगे, अगर आप लोग जो शांत मन से तैयारी कर रहे हैं इसमें अगर विचलित हो गए तो फिर हो सकता है कि आगे की तैयारी भी आपकी क्या हो जाए, बाधित हो जाए। तो इन सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ा होता है शांत दिमाग से अपना कार्य करते चलना, क्योंकि योद्धा की पहचान विकट परिस्थिति में ही होती है। स्मूथ रोड पर कोई कुशल ड्राइवर नहीं बनता है। असली सच्चा ड्राइवर तो वो है जो सड़क खराब मिले। ठीक है, सच्चे योद्धा वो होते हैं जो विकट परिस्थिति में भी अपना आपा नहीं खोते हैं। तो आप लोग सच्चे योद्धा हैं। आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपका जो अपना कूल है, टेम्पर जो है उसको नहीं खोना है। बस अपने तरीके को क्या कर लेना है, बदल लेना है। अपने तैयारी का जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव लाना है। तो जहां तक मेरा अनुभव है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के साथ साझा करने का कि आखिर प्रश्न पत्र के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आखिर क्वेश्चन के पैटर्न में क्या बदलाव करके आप लोगों को परीक्षा में उलझा सकते हैं। इस पे हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए, एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा जो आपके लिए काफी ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। आप परीक्षा के बाद इस वीडियो को पुनः सुनकर देखिएगा, जो भी हम बतलाने जा रहे हैं वो एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पहला तो ये लोग डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जहां तक मेरा अनुभव कहता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल के, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालकर ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न पत्र के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आपको दे देगा कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब दे देगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह उनका प्रथम सत्याग्रह था। दूसरा दे देगा गांधी जी फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किए। और इस प्रकार से ये चार कथनों को क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे और दे देंगे इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। अब इस प्रकार के प्रश्न में आप तीन तरीके से आप फंस सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, डिटेल स्टडी होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे ऊपर से पढ़ के गए हैं और सोचे कि हम इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर दे तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका जो अध्ययन होना चाहिए पूरा डेप्थ में होना चाहिए। और आजकल आप कोई भी परीक्षा देख लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है इनका संख्या बढ़ाया जा रहा है ताकि वही बच्चे को सिलेक्ट कर पाए जो जीएस के हर विषय को डिटेल से पढ़े। दूसरा, इस प्रश्न में खराबी क्या होती है कि ये टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग कहने का मतलब कि आपको सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हालांकि स्टेट पीसीएस में समय का कोई ऐसा होता नहीं कि आप फंस जाइए, समय पर्याप्त रहता है। फिर भी देखिएगा अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र पर टिक लगा लेते हैं आंसर को, लेकिन जब ओएमआर फिल करने की बारी आती है तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है, वो भी टाइम के अभाव में। या तो अगर जल्दबाजी में ओएमआर को फिल करते हैं तो आधा अधूरा फिल करके चले आते हैं जिसको कंप्यूटर रीड ही नहीं कर पाता। तो आप परीक्षा में प्रश्न तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट के अभाव में आप ओएमआर को फिल नहीं कर पाएंगे, या इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा
हो सकता है कि ए पर टिक लगाना है, आप बी को रंग के चले आइए, बी को रंगना था, आप सी को रंग के चले आइए। इस प्रकार की कठिनाइयां आएगी। तो कोशिश क्या करना है कि अभ्यास के दौरान ही हम टाइम मैनेजमेंट करें। पहला तो घर पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा इन डेप्थ स्टडी कैसा है। अगर आपको 150 प्रश्न को सॉल्व करने में 70 मिनट का समय लग रहा है, तो आप घर पे 60 मिनट में ही क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम 150 क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। क्योंकि घर पे आप जितना ज्यादा अभ्यास करके जाएंगे, आप परीक्षा में उतना ही क्या रहेंगे, शांत गंभीर रहेंगे और आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर नीरज चोपड़ा जी आज वर्ल्ड चैंपियन है, 89 मीटर से भी ज्यादा दूर भाला फेंकते हैं, तो सीधे वह मैदान में जाके डायरेक्ट 89 मीटर का नहीं फेंक दिए। उससे पहले उनका वर्षों का मेहनत है, वर्षों का अभ्यास है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्चे सोचते हैं कि हम परीक्षा हॉल में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको फंसा देगा। आपको जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वो घर पे बना के जाएं, ठीक है। और इसमें भी बच्चे अक्सर एक और गलती क्या करते हैं कि सही या गलत वाला में, आप प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। अब बच्चे पढ़े हैं क्वेश्चन को कि सही विकल्प का चयन करने को कह रहा है, लेकिन जब टिक लगाने की बारी आएगी तो गलत विकल्प पर टिक लगाकर आप आ जाते हैं, वो भी जल्दबाजी में। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से लेवल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको घर पे ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है, क्योंकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तीसरा, कि एग्जाम में सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, इस चीज पर आप क्या करेंगे, गौर करेंगे। दूसरा देखिए, फंसाने का तरीका होता है, ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विथ क्लोज्ड ऑप्शन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन विथ क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन कहने का मतलब क्या होता है कि 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा और चारों ऑप्शन लगभग क्या होता है, समान होता है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा सही क्या है, इस पे आपको टिक लगाना होता है। क्योंकि चारों विकल्प एक दूसरे से बड़ा क्लोज होता है, चारों लगभग सही होता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सही में टिक लगाना है। लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, लगाना है किसी विकल्प पर टिक और लगा देते हैं किसी विकल्प पे। अब जल्दबाजी में बी पे आप टिक लगा के चले आइएगा और पता चला आयोग जो है सी ऑप्शन को सही माने। तो ये भी ध्यान देना है कि चारों तो सही ऑप्शन ही है लगभग, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा सही कौन सा है, इस पर टिक लगाना है। और ये भी कब होगा, अभ्यास से होगा। आप इतना ज्यादा प्रश्न को अभ्यास कर ले कि आपको एग्जामिनेशन में इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार का प्रश्न कहाँ पे उलझाता है, तो अगर आप यूपी पीएससी देख लीजिए, यूपी पीएससी का पीटी का परीक्षा का देख लीजिए या यूपीएससी का देख लीजिए, इसमें क्लोज ऑप्शन वाला ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। यूपीएससी में आज से 10 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, वो वर्तमान में स्टेट पीसीएस के लिए क्वेश्चन बन जाता है, उसी के आसपास से वो क्वेश्चन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो घटना चक्र अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें सभी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो या आपको राजस्थान पीसीएस हो, सबका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो घटना चक्र से भी आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि क्लोज ऑप्शन वाला किस प्रकार का प्रश्न होता है। तो केवल अनुमान नहीं लेना है, बल्कि अभ्यास करना है, ताकि एग्जाम में हम उलझ के नहीं आ जाए, फंस के नहीं आ जाए। तीसरा, आपको फंसाने का प्रयास कहां किया जाएगा, यह है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी आधारित प्रश्न जो है ये ज्यादा पूछने का क्या है, संभावना है। और एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों में भी आपको एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये आपको कहां देखने को मिला होगा, यदि आप बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन देख लीजिए जो पिछले 1 साल में पूछा गया है, इसमें देखिएगा एनसीईआरटी का जो से आधारित प्रश्नों का संख्या बढ़ाया है। इवन बहुत जगहों पर तो देखिएगा तो डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन दे दिया है। जहां तक हमको एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा था कि अमेजन के वर्षा वनों में
ढालदार छत वाले घर को हम क्या कहते हैं। अब डायरेक्ट एनसीईआरटी का यह लाइन था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें उलझ कर चले आए, क्योंकि देखिए बच्चे एनसीईआरटी का जहां नाम सुनते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी को कॉमिक्स की तरह क्या करना है, पढ़ जाना है। एक शुरू से अंत तक क्या करते हैं, पढ़ जाते हैं, छठा का लिए पढ़ गए, सातवां का लिए पढ़ गए और कहते हैं कि मेरा एनसीईआरटी क्या है, कंप्लीट है। लेकिन इसके दौरान क्या होता है, वे उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो बॉक्स में दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो बीच लाइन में दिया हुआ है जहां से प्रश्न बन सकता है। लेकिन चूंकि बच्चों को अनुभव का अभाव है, उतना ज्यादा तो एक्सपीरियंस है नहीं कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है या कहां से नहीं बन सकता है, तो उन सब फैक्ट्स को वो छोड़ते हुए आगे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे काम शिक्षक का आ जाता है। हम देखिएगा पिछले लगातार 1 साल से हम बच्चों को कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, जिसके कारण देखिएगा एनसीईआरटी का हम मेरे द्वारा ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट किया गया, एनसीईआरटी का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया गया। इसका मकसद क्या होता है कि जब टीचर आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो वो हर उन महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करते हैं जिससे वह क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई बॉक्स में पॉइंट है उससे क्वेश्चन बन सकता है तो टीचर आपको नोट्स में लिखा देंगे। हम लोग करते हैं लाइन में कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है उससे जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लिखवा देते हैं। इवन इस पॉइंट से एग्जामिनर और किस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं वो सब भी हम लोग क्या करते हैं, नोट्स में लिखा देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार टीचर के गाइडेंस में पढ़ ले। खासकर हम लोग की कोशिश होती है कि एनसीईआरटी को इतना बारीकी से पढ़ा दिया जाए ताकि क्या हो कि बच्चे एनसीईआरटी में कहीं नहीं फंसे। तो अगला क्या करना है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप जितना ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं वो कर जाइए। इसके बाद आपको कहां पर उलझाया जा सकता है, तो यह है करेंट अफेयर्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए करेंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है कि अगर कोई शिक्षक भी कह रहे हैं कि हमारा 100% कमांड है तो समझ जाइए वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स एक डायनेमिक सेक्शन है। ठीक है, अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप फंस जाइएगा। अब हमको कह दीजिए करेंट अफेयर्स 100% सॉल्व करने नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिससे हम अपडेट नहीं होंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो करेंट अफेयर्स का कोई एक रिलायबल सोर्स नहीं होता है। अगर आप चाहिएगा कि हम कोई एक मैगजीन पढ़ के चले जाएं और उससे 100% करेंट अफेयर्स लड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ये आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि मेरे मैगजीन से 100% प्रश्न लड़ेगा। आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए, मुश्किल से 40 से 50% क्वेश्चन लड़ता है, लेकिन उसी से वाहवाही लूट लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार का प्रतिस्पर्धा 70वीं बीपीएससी में देखने को मिलेगा, उसमें 40% करेंट अफेयर्स और 50% करेंट अफेयर्स सॉल्व करने से नहीं होगा। इसलिए कभी भी एक स्रोत पर करेंट अफेयर्स के लिए डिपेंड नहीं रहना है, एक से अधिक स्रोत को ढूंढिए। ए मैगजीन है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद बी मैगजीन को पढ़िए, फिर सी मैगजीन को पढ़िए। इसके अलावा भी अगर कोई प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उससे भी जरूर जुड़ के देखिए कि हम कितना % करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अरोमा क्लासेस के अगर यूट्यूब चैनल पे अगर आइएगा तो पूरा हम लोग प्लेलिस्ट ही बना दिए हैं करेंट अफेयर्स का, जिसमें पिछले 1.5 साल का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किया गया। इवन डिस्कस ना किया गया बल्कि पीछे जो भी एग्जामिनेशन हुआ उसमें डायरेक्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, टैली किया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। तो पहले 1 साल तक का करेंट अफेयर्स पूछा जाता था, अब 1.5 साल से भी पीछे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेफ साइड है कि 1.5 साल से भी पहले का क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। लेकिन अब सोचिएगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले हम वार्षिकांक खरीद ले और पूरे करेंट अफेयर्स को अच्छे से अभ्यास कर जाए, वहां याद हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन आने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी से ही 2 से 3 घंटा हम करेंट अफेयर्स पर दें, ज्यादा से ज्यादा करेंट अफेयर्स के फैक्ट्स को क्या करें, याद करें, समझे, ताकि एग्जाम जाते जाते तक करेंट अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स हो गया। इसके अलावा ये कहाँ फंसाएंगे आपको, बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स हो गया, यहाँ से भी प्रश्न फंसा सकते हैं। जैसे बिहार का बजट हो गया,
बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इस सब से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या बिहार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना हाल फिलहाल में हुई है तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ना केवल नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर आपको फोकस करना है, बल्कि बिहार से भी संबंधित कोई महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से देख के जाना है। अब अगला जो आता है ये है साइंस। देखिए मेरा दिल जो कह रहा है इसके अनुसार साइंस में जो है हमको लगता है कि 11th 12th लेवल से ये लोग साइंस क्या करेंगे, उठाएंगे। जहां तक मेरे अनुभव की बात है, अनुभव जो है जो भी हम बोलते हैं तो किसी तथ्य या किसी फैक्ट के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि आप लोग का समय कीमती है। ठीक है, अगर हम कुछ बोल दे अपना व्यू बढ़ाने के लिए और पता चला उससे क्वेश्चन ना आए तो फिर आपका समय चला जाएगा। आप बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन देख लीजिए, आप देखिएगा साइंस का जो क्वेश्चन है वो 11th 12th लेवल से पूछा गया। ठीक है, तो इससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि साइंस अब 9th 10th लेवल ना होकर 11th 12th लेवल से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेंटोर और टीचर आपके साथ ट्रिक खेल जाएंगे। वो पढ़ाएंगे आपको 9वां 10वां लेवल का और बोलेंगे हम 11th 12th तक के साइंस को कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे देखिए ऑप्टिक्स आपको 10th में भी पढ़ना है और ऑप्टिक्स आपको 12th में भी पढ़ना है। 10th में क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और परावर्तन पढ़ना है। 12th में आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन के बारे में पढ़ना है, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ना है। एक प्रश्न तो पूछता भी है कि सीप में जो मोती है वो किस घटना के कारण चमकती है, तो पोलराइजेशन के कारण। या साउंड और लाइट जो है इसको किस घटना के कारण हम अलग कर सकते हैं, तो पोलराइजेशन के कारण, क्योंकि लाइट जो है वो पोलराइजेशन की घटना को दर्शाता है, लेकिन साउंड जो है वह पोलराइजेशन की घटना को नहीं दर्शाता है। तो ये सब +2 लेवल का हो गया। तो अब टीचर तो आपको ऑप्टिक्स पढ़ा दिए, परावर्तन पढ़ा दिए, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिए, अपवर्तन पढ़ा दिए, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिए, प्लेन मिरर बता दिए, उसका सूत्र बता दिए, तो आपको लगा वाह टीचर तो मेरा ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिए। लेकिन 12th में आप क्वेश्चन कहां से डाल देगा, इंटरफेरेंस से डाल देगा, दे देगा कि सोप बबल्स जो है, साबुन वाला बुलबुला जो है वो किस घटना के कारण चमकता है, तो भाई ये इंटरफेरेंस के कारण चमकता है, व्यतिकरण के कारण चमकता है, तो +2 लेवल से आ जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से साइड बुक नहीं लेनी है कि जाइए 11th 12th का कोई साइड बुक ले लीजिए और पढ़ लीजिए, हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ जाइए 11th 12th, और एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन वाले पोर्शन को छोड़ देना। डेरिवेशन क्या कि जैसे अगर आपको लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये डेरिवेशन भी आपको 11th 12th में मिल जाएगा। ये नहीं देखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला को ध्यान दे लेना है और फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहां कहां पर है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। जैसे मृग आप पढ़ते होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो दे देता है कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है, मृग मरीचिका किस घटना पर आधारित है, हीरा का चमकना किस घटना पर आधारित है, तो सब किस पर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो आपको प्रॉपर्टीज पढ़े या जो आप फिनोमेनन पढ़े उस पर से आपके दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटना घटित हो रही है इसके बारे में आपको जानना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर 11th 12th का अगर पढ़िएगा बायो सब, तो इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी मिल जाएगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी मिल जाएगा। और देखिएगा 1-2 क्वेश्चन जो है वह इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी पूछा जा रहा है। तो 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ जाइए। आप सोचिए सर इतने कम समय में 11th 12th कैसे पढ़ें, तो फिर हम लोग करवा रहे हैं आपको, अरोमा क्लासेस ऐप पे भी करवा रहे हैं, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। या अरोमा क्लासेस पे एक हौसला बैच है अरोमा क्लासेस ऐप पे, इसमें सब सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो क्या है अवेलेबल है, और वो पूरा कोर्स आपको मात्र 900 में। और आपको लग रहा है कि केवल हम 11th 12th का ही साइंस पढ़े, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि केवल हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी ही पढ़े, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्या ट्रिक खेला जा सकता है, देखिएगा कि टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन डाल दिया था, विश्व इतिहास से भी प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन जहां पर एप्लीकेंट्स का संख्या ज्यादा हो
8 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स भर रहे हों, वहां पर एक दो प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 2 ही क्वेश्चन तो है, इसके लिए क्या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े। लेकिन 2 क्वेश्चन भी क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर नहीं बनाते हैं तो आप 30,000 20,000 बच्चों से पीछे रह जाइएगा। इसलिए हर प्रश्न पर आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको 70वीं बीपीएससी में सफलता मिलेगी, क्योंकि हर अनुभवी व्यक्ति 70वीं बीपीएससी जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से बुक खरीद लीजिए। जो एनसीईआरटी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इसको आप क्या करें, देख जाएं, उसको पढ़ जाएं, अच्छे से बारीकी से पढ़ जाएं। इससे वर्ल्ड हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सामान्यतः बच्चे पढ़ते हैं वो 1857 से 1947 तक के घटनाक्रम को पढ़ते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन सेटर रहें या हम रहें, तो हमको तो पता है कि बच्चे का 1857 से 1947 तक कमांड है, तो इसमें क्या वो लेवल बढ़ाएंगे भी तो बच्चे पहले से तैयार है, तो कहाँ बढ़ाएंगे, आप खुद सोच के देखिए। या तो वो 1947 के बाद की कुछ घटना दे देंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित कुछ प्रश्न दे देंगे, या 1857 से पहले का कुछ घटना दे देंगे, जैसे कुछ फैक्चुअल, जैसे आपको वाइसराय और गवर्नर से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जो एक आध क्वेश्चन रहता भी है, आप देखे भी होंगे बीपीएससी में। इसके अलावा आपको फंसाने का प्रश्न करेंगे, मैगजीन और बुक से संबंधित, न्यूज़पेपर से संबंधित दे देगा कि यह पत्रिका किनके द्वारा संपादित किया गया था, ये समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये पत्रिका किस भाषा में लाया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बना देंगे। इसके अलावा देखिएगा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से सवाल डाल देंगे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से थोड़ा सवाल डाल देंगे कि राजा राम मोहन राय कौन कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, इनके द्वारा कौन सा पत्र पत्रिका चलाया गया, ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, पूछ देंगे। अगर इसके अलावा बात करें तो जनजातीय और किसान आंदोलन से सवाल पूछा जा सकता है, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट से सवाल पूछा जा सकता है। और देखिए, ये सब चीज जनरली छोड़ देते हैं, वो याद करने वाला चीज है, तो बच्चे लोग इसको इग्नोर करके क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उस पर भी क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। इसके अलावा अंग्रेज के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया गया, अंग्रेज के द्वारा जो आर्थिक सुधार किया गया, इस सब से भी संबंधित प्रश्न बनता। हम ये नहीं कहते कि 1857 से 1947 तक का नहीं पढ़िए, लेकिन उससे पहले जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं, जैसे वाइसराय और गवर्नर से रटने वाला है उसको छोड़ देते हैं, मैगजीन और न्यूज़पेपर याद करने वाला है उसको छोड़ देते हैं। इस पर कुछ नहीं छोड़ना, उस पर भी आपको क्या देना है, जोर देना है, समय देना है, थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार स्पेशल जो है, इसका ज्यादा से ज्यादा एक बार जो स्टैटिक पोर्शन है, करेंट अफेयर्स तो देखना ही है, कुछ स्टैटिक पोर्शन के लिए जो ऑब्जेक्टिव आता है, इम्तियाज अहमद जी का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको अच्छे से देख जाइए, उससे भी प्रश्न क्या होता है, बनता है। इसके अलावा देखिएगा, आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन डाल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन डाला जा रहा है, वो भी कंटिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित प्रश्न दे देगा, एशिया से संबंधित प्रश्न दे देगा, साउथ अमेरिका से संबंधित प्रश्न दे देगा। लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न आपका मैप आधारित, मैप बेस्ड होता है। तो बच्चों को चाहिए कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरा मैप आधारित प्रश्नों को क्या करें, सॉल्व करें। अब आपको दे देगा झील याद कर लिए, लेकिन झील का लोकेशन दे देगा, झील का विशेषता दे देगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको क्या करेगा, बनाएगा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे, 2-3 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ही क्या है, बहुत ज्यादा निर्णायक, डिसाइसिव है। तो अभी जहां तक हमको रफ स्केच लगा कि इतना से पूछा जा सकता है, हम आपको बतला दिए। और भी हमको जैसे ध्यान आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। इसके लिए आप अरोमा क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरे मन में अपडेट आएगा जरूर देते रहेंगे। आप एग्जाम के बाद जो भी हम बात कहे हैं आप उसको मिला जरूर लीजिएगा, टैली सब कुछ कर जाएगा। और ये वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आपके जैसे सपना बहुत ऊंचा देख रहे हैं, उनका भी सपना है अधिकारी बनने का, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।